नगद लेन देन पर सरकार और सख्त नहीं कर पाएंगे। 2 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन, फाइनेंस बिल में हुआ बदलाव। इनकम टैक्स विभाग में आधार बनेगा आपकी पहचान, आधार के बिना नहीं बनेगा पैन कार्ड, नहीं भर पाएंगे रिटर्न भी। डीमार्ट चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट की ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग, पहले ही दिन निवेशकों को दोगुना रिटर्न, लेकिन बाजार रहा सुस्त। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की पेशकश, कहा बातचीत से निकले हल, मध्यस्थता का भी प्रस्ताव, यूपी सरकार सहयोग के लिए तैयार। मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठ करके विवाद के समाधान के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार से जो सहयोग लोग चाहेंगे हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। वेटिंग टिकट के लिए रेलवे का नया फंडा, 1 अप्रैल से दूसरी गाड़ी में कंफर्म टिकट का विकल्प, सभी ट्रेनों में मिलेगी सुविधा। इस साल खूब खाएं अल्फांसो आम, बम्पर पैदावार से कम हुए दाम, लेकिन गुजराती केसर पड़ेगा महंगा। सरकार 2 लाख से ज्यादा का नगद लेन देन पर लगाम लगाने जा रही है। इस पाबंदी के बाद किसी भी खरीदारी में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश का पेमेंट गैर कानूनी होगा। पकड़े जाने पर सरकार मोटा जुर्माना भी वसूलेगी। सरकार ने फाइनेंस बिल में बदलाव किया है। पहले ये लिमिट 3 लाख रुपए थी। कैसे लागू होगा ये और इसका क्या असर होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओस्तवाल और बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कुमार जैन साहब। साथ ही हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। तो पहले खबर देख लेते हैं, लक्ष्मण के पास आते हैं। लक्ष्मण, फाइनेंस बिल में क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं और क्या ये कैश पर कंट्रोल लगाने की दिशा में एक और सख्त कदम है? वाकई ये काफी सख्त कदम है, क्योंकि फाइनेंस बिल में सरकार ने बदलाव करते हुए ये कहा है कि अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी की लेन देन की गई तो वहां पे 100% का जुर्माना लगाया जाएगा। 2 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी की लेन देन का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप एक बार में 2 लाख से ज्यादा की कीमत नहीं चुका सकते हैं नगद में। अब मान लिया जाए किसी सामान की कीमत अगर 3 लाख रुपए है तो आपको वो या तो चेक के जरिए देना होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के जरिए देना होगा। और इसमें 3 महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी सामान का बिल अगर मान लिया जाए 4 लाख रुपए आ गया तो आप सुबह में 2 लाख दे दिए, शाम में 2 लाख दे दिए, ऐसा नहीं होगा। एक शख्स एक दिन में टोटल जितना पेमेंट करेगा उसको माना जाएगा एक रकम, यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कैश। दूसरी चीज, मान लिया कोई इवेंट कराया आपने, कोई आयोजन कराया, शादी समारोह हुआ, उसका पेमेंट भी आप अलग अलग टुकड़ों में नहीं कर सकते नगद में अगर 2 लाख से ज्यादा है तो। अगर उसका बिल अगर 4 लाख रुपए आता है तो आपको हर हाल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन या चेक के जरिए देना होगा। आप 2-2 लाख रुपए तोड़ करके नहीं दे सकते हैं। तो ये प्रावधान किए गए हैं और पहले ये सीमा जो थी वो 3 लाख रुपए रखी गई थी, अब इस सीमा को घटा करके 2 लाख रुपए की गई है। और बता दूं कि 2 लाख रुपए तब भी जरूरी था पहले कि आप अगर 2 लाख से ज्यादा का कैश में लेन देन करते हैं तो आपको पैन देना पड़ेगा। अब साफ तौर से ये बंद ही कर दिया गया है कि 2 लाख से ज्यादा आप नगद में लेन देन कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा लक्ष्मण, ये 100% जुर्माने की भी बात है, तो ये जुर्माना कैलकुलेट कैसे होगा? ये काफी आसान फॉर्मूला है। कुछ लोगों ने ये कहा कि मान लिया जाए कोई शख्स पकड़ा जाता है 4 लाख रुपए के लेन देन करते हुए कैश में, तो उस पर कितने का जुर्माना होगा? 100% मतलब क्या 4 लाख रुपए जो है वो तो जब्त हो ही जाएगा और फिर 100% यानी 4 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तो वाकई ये सही है। आप नगद लेन देन 2 लाख से जितना ज्यादा करेंगे तो उस ज्यादा वाली रकम पे जुर्माना नहीं लगेगा, बल्कि कुल रकम पे जुर्माना लगेगा। मान लिया जाए किसी दुकानदार ने किसी एक ग्राहक से 3 लाख रुपए का पेमेंट कैश में ले लिया तो ये पकड़ा गया, तो ऐसा नहीं कि 2 लाख रुपए नगद लेन देन तक की छूट है तो 2 लाख रुपए घट जाएगा, सिर्फ 1 लाख रुपए पर जुर्माना लगेगा, ऐसा नहीं होगा। 3 लाख रुपए आपने लिया है तो पूरे 3 लाख रुपए तो आपको जब्त हो ही गए और 3 लाख रुपए यानी 100% आप पर जुर्माना लगाया गया। और जुर्माना देने का जो बनता है, जुर्माना देना होगा उसको जिसने पैसा लिया है, रिसीवर एंड पे जो है उसको जुर्माना देना होगा, यानी यहां के मामले में दुकानदार को जुर्माना देना पड़ेगा। ये बहुत साफ कर दिया गया है। जी, तो चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और पूछ लेते हैं हम दुकानदारों से ही। यहाँ पर हमारे साथ कुमार जैन साहब है। ज्वेलरी के धंधे पर जैन साहब इसका क्या असर पड़ेगा? सरकार ने प्रपोज रखा है यूनियन बजट में, और जहां तक सवाल है ज्वेलरी इंडस्ट्री का, ज्वेलरी में हम लोग को ऐसे एज ए ज्वेलर्स मैं अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार कुछ भी नया कानून या कुछ भी नई चीजें लाती है तो उसका डायरेक्ट कंज्यूमर पे उसका इफेक्ट पड़ता है, और उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे गांवों में, विलेजों में। आज 70% लोग जो बिना पैन कार्ड धारक है, तो जो जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो तो ऐसे ही कैश में सेल लेते थे। और अगर जब ये कैश का 3 लाख का लिमिट आ गया, 2 लाख के अंदर में अगर उनको
ट्रांजैक्शन करना है तो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जहां तक सवाल है, यहाँ पे जो सिटी में जो लोग रहते हैं उनको तो ऑलरेडी पैन कार्ड से ऑलरेडी ट्रांजैक्शन वो शुरू से कर ही रहे हैं। तो जो अगर ये सरकार 3 लाख का आती है तो हो सकता है इसका और कई रास्ता लोग खोजेंगे। अपने जो बिजनेस करते हैं उनको हर एक तरह से कहीं न कहीं रास्ते मिल जाते हैं। सरकार इस तरह से अगर भागेगी तो कहीं न कहीं जाके ये जो 3 लाख का जो सवाल है ये सरकार के शायद हो सकता है कि विरोध में जा सकता है। तो ओसवाल साहब, यहाँ पर व्यापारी वर्ग तो इससे खुश नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है सरकार का काले धन पे ये जो एक और प्रहार है, अब 3 लाख से भी घटा के इसे 2 लाख कर दिया गया, इससे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? देखिए, इसमें कुछ सेक्टर के व्यापारी वर्ग नाखुश होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से ऐसी प्रोविजंस यदि नहीं लावे गवर्नमेंट तो फिर डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। डीमोनेटाइजेशन जब गवर्नमेंट ने किया था तो उस समय यही मालूम था कि कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स आने वाली है और उसमें ये एक पहला स्टेप है, पहला कदम है, और वो गवर्नमेंट अभी तक इलेक्शन के कारण रुकी हुई थी और अभी इन्होंने सोची समझी चाल में पहला प्रोसेस निकाला है, पहला स्टेप निकाला है। इसके साथ साथ और कई प्रावधान आ सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड है, ज्वेलरी रिलेटेड है, बेनामी प्रॉपर्टीज रिलेटेड है, वो सब आने वाले हैं। तो आप ये मत समझिए कि गवर्नमेंट सख्ती से पेश आ रही, गवर्नमेंट अपने स्कीम्स के हिसाब से जा रही है। गवर्नमेंट किसी से सख्ती नहीं कर रही है, लेकिन ये बहुत जरूरी था। इस देश में पूरा व्यवहार कैश पे हो रहा था, 70% 40% ट्रेड कैश पे हो रहा था, तो उसको रोकना एक बहुत जरूरी कदम था। जीएसटी आ रहा है और जीएसटी आने के बाद कैश ट्रांजैक्शन तो बंद करना जरूरी है। लेकिन देखिए, एक मजेदार बात, जो पेमेंट रिसीव करेगा उस पे पेनल्टी लगेगी। तो इसका मतलब यह हुआ व्यापारी को सावचेत रहना है। ग्राहक यदि चाहता भी है कि मैं मेरे पास 2 लाख रुपया में दे देता हूं 3 लाख रुपया रोकड़ा में, और दुकानदार यदि उसको ले लेता है तो पेनल्टी दुकानदार पे लगेगी, ग्राहक पे नहीं लगेगी। तो इसके कारण अभी आदमी कोई भी जो ट्रांजैक्शन करेगा वो कतराएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि कुछ हद तक ये प्रोविजन बहुत अच्छी है और डेफिनेटली वेलकम है मेरे हिसाब से, परंतु अभी यदि गवर्नमेंट जिस तरह से टैक्स पेयर के पीछे पड़ती है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, 2 लाख की ज्वेलरी करो तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करिए और वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दीजिए। जब तक आपके पास अभी आइडेंटिटी मिल गई है ट्रांजैक्शन की और कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, आपने इतनी पाबंदियां लगा दी है, तो वो कैश टीडीएस और टीसीएस की प्रोविजंस को हटानी चाहिए। गवर्नमेंट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करना जरूरी है। जिस तरह से एक स्टेप लेके कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन जो पहले थे आज के तारीख में वो वाहियात है, उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको हटाना चाहिए। और जैसे ये पर्टिकुलरली एक सेगमेंट जिसमें ज्यादा असर आएगा वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। जो गुड्स एक सेक्शन से दूसरी सेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है तो वहां वो कैश का डीलिंग होता है, तो वहां तकलीफ पड़ेगी, लेकिन आदमी धीमे धीमे सुधर जाएगा। मेरे हिसाब से ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। और यदि किसी ने कैश इतनी ज्यादा कलेक्ट करके रखी है तो जैन साहब यही कि आपको सिस्टम को बदलने के लिए शुरुआती तकलीफ तो होगी, तो लाना ही चाहिए, इसमें तो सहयोग करना चाहिए आपको। जहां तक सवाल है सहयोग का, हम तो सरकार से ऐसे ही बंधे हुए हैं। जैसे कि जो 2 लाख का पैन कार्ड का जो कानून आया था, उसके पहले ये जो कैश लिमिट थी 5 लाख रुपए की थी और उसके बाद घटते घटते 3 लाख पे आई, और अब सडनली जो 3 लाख से 2 लाख आया, तो मैं समझता हूं ये जो सडन अटैक जो जिस प्रकार का है, ये कहीं न कहीं जाके इसका इफेक्ट डायरेक्ट पूरी इंडस्ट्री पे होता है। जो अब कुछ समय पहले माननीय आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सहयोग की बात की। अभी 2 दिन पहले जो जितने भी फंक्शन थे यहाँ, उन्होंने जीजेपीसी का जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का फंक्शन था, वहां हमें सहयोग देने की बात की और हमने भी सहयोग देने की बात की। लेकिन अब ये सीधा हम कंज्यूमर के फायदे की बात सोचते, तो यहाँ ये जो इस तरह के जो सडन अटैक जो मेरे भाषा में कहेंगे, तो ये आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है। ओसवाल साहब, बहुत संक्षिप्त में, समय मेरे पास थोड़ा कम है, क्या आगे हम और सख्ती देख सकते हैं? ये 2 लाख की सीमा भी और घटती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आज आगे तो गवर्नमेंट का प्लान तो यही है कि कैश का ट्रांजैक्शन बिल्कुल बंद ही करना है, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए 2 लाख की सीमा सही है, मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। जैसे आपके भाई साहब कह रहे थे कि 5 लाख से 3 लाख लेके आए और 3 लाख से 2 पे लाए, ऐसा नहीं है। 5 लाख से सीधा 2 पे ही आ गए। 3 का प्रपोज किया था, वो डिस्पेंस कर दिया, सीधा 2 पे आ गए लोग। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहां सरकार का एक और सख्त कदम, अब कैश ट्रांजैक्शन में जो 3 लाख की सीमा थी उसे भी घटाकर 2 लाख कर दिया गया। व्यापारी वर्ग थोड़ा खुश नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो
जो काले धन पर एक पार पड़ने के लिए, जो पकड़ बनाने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए हैं अपने, उसमें एक कदम ये और जुड़ता। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इधर चुनावी चंदे में पारदर्शिता पर सरकार से एक और बड़ा कदम आया है। सरकार ने पार्टियों के इलेक्टोरल फंड में कंपनियों को नगद चंदे देने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनियां अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ई ट्रांसफर के जरिए इलेक्टोरल फंड में चंदा दे पाएंगी। इसके लिए सरकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बदलाव भी करेगी। इधर एक के बाद एक कड़े फैसले लेते हुए सरकार आधार नंबर को जरूरी सेवाओं के लिए मैंडेटरी या जरूरी करती जा रही है। इसकी कड़ी में सरकार ने पैन कार्ड बनाने और इनकम टैक्स रिटर्न भरने में भी आधार को जरूरी कर दिया। अब पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आधार नंबर देना होगा और अगर आधार नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी देनी होगी। वहीं रिटर्न भरने के लिए भी 1 जुलाई से आधार नंबर जरूरी हो जाएगा। तो एक तरफ सरकार कैश ट्रांजैक्शन पर सख्ती कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए पूरी ताकत भी लगा रही है। अगर आप भीम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको काफी फायदा हो सकता है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कैशबैक रेफरल स्कीम की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है। एक अप्रैल के बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भीम ऐप रेफर कीजिए और सरकार से तोहफे हासिल कीजिए। अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार आपके रेफर करने के बाद भीम ऐप डाउनलोड करते हैं और उसे ट्रांजैक्शन करते हैं तो सरकार आपके साथ उस दोस्त या रिश्तेदार को भी इंसेंटिव देगी। यही नहीं, भीम ऐप के जरिए पेमेंट लेने वाले कारोबारियों को भी कैशबैक मिलेगा। सरकार की इन दोनों स्कीमों का छोटे कारोबारियों के संगठन CAIT ने स्वागत किया है। इसके साथ साथ और स्कीम जो सरकार यदि लाए जिसमें इंसेंटिव मिले हर उस आदमी को जो कहीं पर भी किसी भी सॉल्यूशन पर डिजिटल पेमेंट को यदि स्वीकार करता है, तो स्वीकार करने वाले को और उस डिजिटल पेमेंट देने वाले को, दोनों को हम किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रूप में हम उनको एनकरेज कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। भीम ऐप के जरिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रेफरल स्कीम का ऐलान बजट में किया था। तैयार मसौदे के मुताबिक भीम ऐप रेफर करने के बाद ट्रांजैक्शन की तादाद के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर ऐप के जरिए 20 से 25 ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 150 रुपए का फायदा मिल सकता है। वहीं 30 से 40 ट्रांजैक्शन करने पर 250 रुपए तक मिल सकते हैं। यही नहीं, आपके रेफर करने पर अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार भीम ऐप से एक तय संख्या से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको और उन्हें 30-30 रुपए का अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिलेगा। पिछले 3 महीने में ही करीब 170 लाख लोगों ने भीम ऐप को डाउनलोड किया है। ऐसे में सरकार की इन दोनों स्कीम को लॉन्च करने के बाद ये उम्मीद रहेगी कि लोग न सिर्फ भीम ऐप को डाउनलोड करें बल्कि उससे हो रहे ट्रांजैक्शन में भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। डीमार्ट ने लिस्टिंग पर किया मालामाल। पूरी खबर ब्रेक के बाद। बाजार में आज नए सुपरस्टार की एंट्री हुई। डीमार्ट रिटेल स्टोर चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट की लिस्टिंग धमाकेदार रही। इशू प्राइस 299 रुपए के मुकाबले शेयर 101% के प्रीमियम पर यानी 600 रुपए पर लिस्ट हुआ और बाद में ये शेयर करीब 650 रुपए तक गया, यानी एक ही दिन में निवेशकों का पैसा दोगुना हो गया। शेयर बाजार ने आज स्मार्ट रिकवरी दिखाई। निफ्टी एक समय 9100 के नीचे फिसल गया था, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार में अच्छी खरीदारी लौटी। सेंसेक्स ने निचले स्तरों से 100 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी की। कारोबार के आखिर में बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूएसएफडीए के झटके के बाद आज डीवीज लैब और डॉक्टर रेड्डीज की जोरदार पिटाई हुई। इसके अलावा आइडिया की लगातार दूसरे दिन धुलाई जारी रही। हालांकि शेयर बाजार को आईटी शेयरों से आज कुछ सहारा मिला। 1 अप्रैल से सभी ट्रेनों में अब विकल्प ट्रेन की सुविधा मिलेगी। मतलब अगर आपने जिस ट्रेन में टिकट बुक कराई है और वहां अगर कंफर्म सीट नहीं मिलती है तो आपको रेलवे दूसरे ट्रेन में कंफर्म सीट की सुविधा देगा। ज्यादा डिटेल के लिए हम बात करेंगे अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, रेलवे का क्या प्लान है इस वेटिंग टिकट को लेकर?
पिछले साल ही रेल मंत्रालय ने विकल्प सुविधा की शुरुआत की थी और ये कुछ चुनिंदा ट्रेनों में ही ये सुविधा दी जा रही थी। अब तक कुल 150 ट्रेनें हैं जहां पर विकल्प की सुविधा दी जा रही है। विकल्प सुविधा के तहत यात्रियों को एक ऑप्शन मिलता है कि जिस ट्रेन में उन्होंने टिकट बुक कराई है, अगर लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते उनकी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो उसी रूट पर वो दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। अब इसका विस्तार 1 अप्रैल से रेल मंत्रालय करने जा रहा है। सभी ट्रेनों में विकल्प को लागू किया जाएगा, लेकिन इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए रेल यात्रियों के लिए जरूरी होगा कि जब वो टिकट बुकिंग के लिए जाते हैं तो विकल्प सुविधा का चयन जरूर करें, उसे सिलेक्ट जरूर करें। रेलवे के मुताबिक इस सुविधा को सभी ट्रेनों में लागू करने के 2 बड़े फायदे होंगे। एक तरफ यात्रियों को लंबी वेटिंग लिस्ट से थोड़ी राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी। शुक्रिया दीपाली। और यहां पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए अल्फांजो के घटे दाम, लेकिन केसर के चढ़ गए हैं भाव। पूरी खबर आगे। अगर आप अपने स्मार्टफोन में 2 अलग-अलग कंपनियों के सिम इस्तेमाल करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन से नेटवर्क की स्पीड बेहतर है, तो ये खबर आपके लिए है। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा बता रही हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल पर डेटा स्पीड का पता लगा सकते हैं। एयरटेल को सबसे तेज नेटवर्क बताने वाली मोबाइल ऐप वूकला पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल ये पूरा खेल सिम स्लॉटिंग का है। वूकला पर डाटा स्पीड चेक करने पर पहले स्लॉट में जिस कंपनी का सिम होता है उसी की स्पीड तेज पाई जाती है। ये कैसे होता है आपको बताते हैं। डुअल सिम वाला मोबाइल फोन है और यहाँ पर मैं सिम स्लॉट में आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे सिम स्लॉट 1 में एयरटेल का सिम है और सिम स्लॉट 2 में जियो 4G है। और मेरे मोबाइल पर जो डेटा एक्टिवेट हुआ है वो भी इस वक्त जियो 4G का ही एक्टिवेट है। अब सीधा चलते हैं ओकला के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पर मैं स्पीड टेस्ट करती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड टेस्टिंग की जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गया है। अभी जो स्पीड टेस्ट हो रहा है ये है डाउनलोड स्पीड का। तो आपने देखा कि यहाँ पर मेरा स्पीड टेस्ट पूरा हो गया है और यहाँ पर जो डाउनलोड की स्पीड है वो मुझे मिली है 26 Mbps के आसपास और जो अपलोड की स्पीड है वो करीब 4 Mbps के आसपास मिली है। तो फेसबुक पर जो मैंने नतीजे शेयर किए थे आप देख सकते हैं। उस लिंक को जब मैंने खोला तो डाउनलोड स्पीड यहाँ पर 26.96 Mbps की है और अपलोड की भी स्पीड 3.41 Mbps की है, सेम जो हम लोगों ने स्पीड टेस्ट के दौरान देखा था। लेकिन यहाँ पर जो आप कैरियर देख रहे हैं, जो कंपनी देख रहे हैं वो एयरटेल की ही दिखाई दे रही है, जबकि जो स्पीड टेस्ट किया गया था और जो मेरा मोबाइल डेटा मैंने ऑन किया था वो जियो 4G का था। जानकारों के मुताबिक अभी तक देश में स्पीड टेस्ट के मामले में वूकला सबसे ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन नतीजों में गड़बड़ी के चलते ट्राई के ऐप माई डाटा स्पीड पर भरोसा बढ़ने लगा है। स्पीड टेस्ट जब हम करते हैं तो वहाँ पर 2 बातें होती हैं। जो पहली स्पीड आपको दिखती है वो होती है नेटवर्क की स्पीड और एक्चुअल स्पीड आपको उसके 1/8 या 1/10 रेशो में मिलती है। सपोज कीजिए आपको 20 MB की स्पीड दिखा रहा है तो वो एक्चुअल में 20 MB नहीं है। अगर आप कुछ डाउनलोड करेंगे डेटा तो 2 मेगाबिट पर सेकंड के हिसाब से करता है। तो यहाँ पर जो है वो ट्राई की एप्लीकेशन है उसको हम ऑथेंटिक मानते हैं। वूकला के स्पीड टेस्ट में तमाम खामियां पाए जाने के बाद रिलायंस जियो ने वूकला को कानूनी नोटिस भेजा है। साथ ही एयरटेल के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत भी दर्ज कराई है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तेरे पास है क्या? है ना? आमों का सीजन आ चला है तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार कौन से आम खास होने जा रहे हैं, यानी इनकी कीमत ज्यादा रहने वाली है और कौन से आम आपको खूब खाने को मिलेंगे वो भी सस्ते में। गुजरात के जूनागढ़ और कच्छ के केसर आम देश विदेश में मशहूर हैं। अप्रैल के मध्य से केसर आम देश भर में मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस साल सर्दी का मौसम थोड़ा लंबा खिंच गया और इसके चलते केसर आम का उत्पादन करीब 30% कम होगा। स्वाभाविक है कि इसका असर केसर के दाम पर भी पड़ेगा। इस साल कीमतें 10 से 15% ज्यादा रहने का अनुमान है। केसर का उत्पादन जो है ना करीबन 30% तो कम होगा और रेट में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सब क्रॉप अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो रेट में डिफरेंस जो 25-30% वो नहीं होगा, 10-15% रेट बढ़ेंगे।
आमतौर पर गुजरात, महाराष्ट्र की फल मंडियों में मार्च के शुरू होने के साथ ही दक्षिण भारत के आम आना शुरू हो जाते हैं। नवी मुंबई मंडी में अभी रोजाना 45,000 आम के बॉक्स आ रहे हैं और इसमें रत्नागिरी हापुस या अल्फांसो के अलावा तोतापुरी और पायरी आम भी शामिल हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस सीजन में हापुस के दाम करीब 35 से 40% कम हैं। रिटेल मार्केट में एक दर्जन हापुस आम का भाव 1,000 रुपए से 1,200 रुपए चल रहा है, जो पिछले वर्ष 1,400 से 1,500 रुपए तक था। इस साल 40% भाव कम दाम में आम इस साल बाजार में मिल रहे हैं। आज के तारीख में अगर देखा जाएगा तो महाराष्ट्र की हापुस की आम की पेटी, जिसमें 5 डजन से लेके 10 डजन तक आम आता है, वो 1,000 रुपए से लेके 3-3,500 रुपए पेटी का भाव होलसेल का आज यहाँ पर चल रहा है। वैसे तो इस वर्ष आम का सीजन 8 से 10 दिन पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि जो क्वालिटी पिछले साल मिलती थी, उसकी कंपैरिजन में इस वर्ष की क्वालिटी थोड़ी कम है। और व्यापारियों का ये भी कहना है कि अगर मौसम और खराब रहा तो आने वाले सीजन में आम की क्वालिटी पर और भी बुरा असर पड़ सकता है। नवी मुंबई से मोहिउद्दीन जद्दी के साथ मनीष देसाई, अहमदाबाद। और आवाज 9 में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।